पिछले सीजन में हमने देखा था कि दियास रोजी को बताता है कि वो बिल्कुल एक कुत्ते की तरह लगती है। ये सुनकर रोजी एकदम से चुप रह जाती है। तभी दियास बोलता है कि अरे इसे गलत मत समझना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे पास एक कुत्ते का बच्चा था। यह सुनकर रोजी बोलती है कि तो तुम्हें लगता है कि मैं एक कुत्ता हूँ। इस पर दियास बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है एक छोटा सा पपी, उसका नाम एफा था। जब भी मैं घंटों लगाकर अपना होमवर्क पूरा करता था वो उसे फाड़ देता था, और जब भी मैं सर्दियों में बर्फ का घर बनाता था तो वो उस पर चढ़कर उसे तहस महस कर देता था। जैसे उसने मेरे बर्फ के घर को तोड़ा, मैं उसे दे देना चाहता था, लेकिन उस रात वो बिल्कुल भी खा नहीं पा रही थी और बस हाँफ ही रही थी जैसे कि वो बीमार हो। यह सुनकर रोजिन सोचती है कि तो इसका मतलब आखिर में ये उसे पसंद करता था, लेकिन क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं उसके कुत्ते की तरह हूँ। रोजिन को इस तरह परेशान देखते हुए दियाज हल्का सा हंसता है और उसके गालों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। फिर वो उसके गालों के साथ खेलने लग पड़ता है और कहता है कि तुम बहुत नीच हो। फिर दूसरी तरफ हमें लहेंसी को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटा होता है। वो पीछे देखकर कहता है कि सभी कह रहे थे कि कोई यहाँ आ रहा है तो वो तुम थे भाई। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं खुद ही आपको ग्रेड करने के लिए बाहर आ जाता। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उन सभी ने तुम्हें जरूर बताया होगा, लेकिन तुम उनकी बात ही कहाँ सुनते हो। फिर रिचार्डिस कमरे का बुरा हाल देखकर मन में सोचता है कि यहाँ अपना जीवन बताना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फिर रिचार्डिस लेंसी से बोलता है कि मैंने तुम्हें आशीर्वाद की रात में प्रचार करते हुए देखा था, वो काफी ज्यादा अच्छा था। ये सुनकर लेंसी शर्मा जाता है और रिचार्डिस से कहता है कि अरे यार, आपने देखा, आपको मुझे बता देना चाहिए था, ये कितना शर्मनाक है। लेंसी बोलता है कि वो मेरा पहला भाषण था, अगर सम्राट ने मुझे इस तरह देखा होता तो वो हो। तभी रिचार्डिस मन में सोचता है कि सम्राट का बीपी काफी ज्यादा हाई रहता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये दोनों खून के रिश्तेदार हैं। तभी लेंसी बोलता है कि पॉन्टिफेक्स के बूढ़े लोग मुझे बार बार उकसाते रहते थे क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा जवान हूँ, इसलिए मैंने मैच्योर होकर बात करने का प्रयास किया था। वो कैसा था, आश्चर्यजनक था, है ना। यह सुनकर रिचार्डिस मन में बोलता है कि इसमें आश्चर्यजनक क्या था, तुम्हारी अपने आप को जानने की कमी। तभी लेंसी बोलता है कि अरे मुझे माफ करना, ये उन बातों के लिए समय नहीं है, मुझे अपने मेहमान के लिए कुछ परोसना चाहिए। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लेंसी वहां से उड़ जाता है और कुछ ढूंढने लग पड़ता है। उसे देखकर रिचार्डिस सोचता है कि यह बिल्कुल भी नहीं बदला है। 6 राजकुमार और 7 राजकुमारियां, कुल 13 भाई बहन जिन्हें मैंने कभी नहीं मांगा था। सौतेले भाई बहन, मुझे पहले ही पता था कि हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। यह स्पष्ट था कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिसके साथ मैं कभी कभार मिल सकता था और चाय भी पी सकता था। मुझे यकीन है कि यह इसलिए संभव था क्योंकि वह लॉरेल लिग्स के नाम के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता है। फिर लहेंसी बोलता है कि तो भाई आप यहाँ क्यों आए हो, एक ऐसी जगह में जिससे आप पूरी तरह से नफरत करते हो। ओ कहीं आपने जो पिछली बार क्रिस्टल दिए थे, कहीं आप उनके परिणामों के बारे में तो नहीं जानना चाहते। माफ करना, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा समय लगेगा। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लेहेंसी, राक्षसी ऊर्जा क्या है। इस पर लेहेंसी बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बुद्धिमान भाई राक्षसी ऊर्जा के सिद्धांत के बारे में नहीं पूछ रहा है, जिसे बच्चे भी जानते हैं। तो क्या कहीं आपको बाल्टा में आशीर्वाद की रात के बारे में कोई सुराग तो नहीं मिला। यह सुनकर रिचार्डिस बोलता है कि तो तुम आशीर्वाद की रात के बारे में जानते थे। लेंसी बोलता है मैं एक पॉन्टिफेक्स हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो आपको मंदिर में इसके बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता है। मैंने इसका आधा हिस्सा अपने गुरु से सीखा है और आधा हिस्सा अपने आप सीखा है। यह सुनकर रिचार्डिस मन में सोचता है कि इसका मास्टर, अगर यह लेंसी का मास्टर है तो यह एक ऐसी व्यक्ति जो लेंसी को तब से धर्मशास्त्र सिखा रही है जब वो युवा राजकुमार था। उसकी इस बात पर प्रशंसा की जाती थी कि वो एक स्मार्टिन स्त्री है जो कि सबका ख्याल रखती है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही छिपा था। एक बुरे कल्ट का लीडर, पंथवादी सिद्धांत का प्रचार करना और नागरिकों के बीच अराजकता फैलाना एक मामूली अपराध नहीं है, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई। और जिस व्यक्ति ने पॉन्टिफेक्स के रूप में उस व्यक्ति की जगह भरी वो लेंसी था, क्योंकि वो उसका स्टूडेंट था। जब लेंसी ने यह भूमिका निभाई थी तो उस पर कई लोगों ने शक भी किया था, लेकिन उसमें लेंसी रो पड़ा था कि वो नहीं जानता कि वो इस तरह की व्यक्ति है।
वो कभी भी ऐसी महिला से नहीं सीखेगा जिसने इलाबेनिया को शर्मिंदा किया था। उसने कहा था कि मैं एक वफादार अनुयायी हूँ और मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। फिर रिचार्डिस लेंसी से बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुमने वेंटी से कुछ भी नहीं सीखा था। यह सुनकर लेंसी हंसकर बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि मैंने अपने गुरु से कितने वर्ष शिक्षा ली थी? मुझे लगता है कि आप आंसुओं को देखकर काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। उन्होंने कभी भी कुछ ऐसा नहीं सिखाया था या कुछ ऐसा प्रचार किया था जो कि पंथवादी हो। एक कल्ट का लीडर, ये कितना बेतुका आरोप है। अगर आपको आशीर्वाद की रात के संबंध में पाल्टा में कुछ संकेत मिला है तो आपको पता होना चाहिए कि इसे सिर्फ पवित्र शक्तियों के साथ बुलाया नहीं जा सकता, है ना? रिचार्डिस बोलता है, हाँ, आपको दो शक्तियों और दो लोगों की जरूरत है, एक पवित्र शक्ति के साथ और एक शैतानी शक्ति के साथ। तभी लेंसी बोलता है, लेकिन पहल करने के लिए इलाबेनिया ने राक्षसी शक्ति की सभी आवश्यकताओं को खत्म कर दिया और राक्षसी मनुष्यों को सताया। मेरी गुरु को यह सच फैलाते हुए पकड़ लिया गया था। रिचार्डिस बोलता है कि वो कितनी साहसी व्यक्ति थी, यह अवश्य ही सम्राट के लिए काफी परेशानी भरा होता। लेंसी बोलता है कि शाही परिवार ने अपनी असीम पवित्र शक्तियों के साथ कई पीढ़ियों तक श्वेत रात्रि का आसमान किया होगा, है ना? रिचार्डिस बोलता है, सही कहा। तभी लेंसी बोलता है, तो फिर उन लोगों का क्या जो कि शक्तिशाली राक्षसी शक्तियों के साथ पैदा हुए हैं? क्या आपको पता है कि अब वे कहाँ हैं? यह सुनकर रिचार्डिस चौंक कर बोलता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है? लेंसी बोलता है कि मुझे इस बात का पूरा यकीन है, लेकिन मुझे पूरा नहीं पता कि वे आखिर गायब कैसे हो गए। यह सुनकर रिचार्डिस मन में सोचता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो भले ही वे शाही परिवार से ना हो, लेकिन मजबूत पवित्र शक्तियों वाले कई लोग इस महाद्वीप पे पैदा हुए हैं। मुझे यकीन है कि यही बात शैतानी शक्तियों के लिए भी कही जा सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमने इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं है। जैसे ही वो वंश लुप्त हो गया, शक्तिशाली राक्षसी मनुष्य पैदा होना बंद हो गए। क्या यह बहुत ज्यादा अटकलें नहीं है? शायद इलेवेनिया के शाही परिवार में राक्षसी मनुष्यों के उत्पीड़न के अलावा और कुछ भी है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। तभी लेंसी बोलता है कि यहाँ कुछ उल्लेखनीय बात है। ऐसे समय में एक अविश्वसनीय रूप में शक्तिशाली राक्षस मानव पूरे महाद्वीप में प्रसिद्धि के साथ प्रकट हुआ। अगर आप उसकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपको सावधान रहना होगा। वे वाइट नाइट के रहस्यों के जितने करीब आएंगे उतना ही अधिक वे डेम रोजन की शक्तियों के बारे में इच्छा करेंगे। तभी रिचार्डिस बोलता है कि लेंसी, तुम हमेशा से साधारण रहते थे और मेरे जवाबों को इनकार कर देते थे। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे सब कुछ इतने विस्तार से बताओगे। आखिर क्या बदला है? लेंसी बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं रहस्यों को उजागर कर सकता हूँ, है ना? मैं भी यहाँ अपनी जान जोखिम में डाल रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि आप पहले ही मर गए होते, लगभग 6 साल पहले। इस पर रिचार्डिस बोलता है कि तारीफ के लिए धन्यवाद भाई। यह सुनकर लेंसी हंसता है और कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें मेरी जान को जोखिम में डालना उचित रहेगा। फिर थोड़ी देर के बाद वे सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी रिचार्डिस मन में सोचता है कि मैंने जितना सोचा था उससे काफी ज्यादा जानकारी मुझे मिल गई है, इतनी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। फिर रिचार्डिस चौतन से बोलता है कि सर चौतन, आप अकेले क्यों हैं? डेम रोजलिन कहाँ है? चौतन रिचार्डिस को बताता है कि माँ में डेम रोजिन राजकुमार दियाज के साथ मंदिर के बगीचे में है। यह सुनकर रिचार्डिस घबरा जाता है और चौतन से कहता है कि तुम कैसे एक ऐसे व्यक्ति को जो कि अस्वस्थ महसूस कर रहा है एक अनजान व्यक्ति के साथ अकेले छोड़ सकते हो? चौतन बोलता है कि अनजान व्यक्ति, लेकिन राजकुमार दियाज तो। तभी रिचार्डिस उसकी तरफ गुस्से से देखता है, जिस देखकर चौतन उससे माफी मांगता है। फिर थोड़ी देर के बाद रिचार्डिस बगीचे में पहुंच जाता है और सामने देखकर वो मन में सोचता है कि इन दोनों की दूरी तो काफी ज्यादा नजदीक है। और इस वातावरण के साथ क्या है, ऐसा लगता है कि वे दोनों कपल्स डेट पे हैं। तभी राजकुमार दियाज अपने हाथ में कुछ लेकर आगे बढ़ाता है और रोजलिन के मुंह में डाल देता है, जिसे देखकर रिचार्डिस एकदम से चौंक जाता है। यह देखकर रिचार्डिस गुस्से से बोलता है कि दियाज रे लेवेनिया, यह अपने मासूम चेहरे के साथ किस तरह की नोटी चीजें कर रहा है। फिर रिचार्डिस लेविन को बुलाता है, उससे कहता है कि लेविन, ये दोनों जो भी कर रहे हैं, इस चीज को तोड़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है?
मैं चाहता हूँ कि यह इस चीज को दोबारा करने के बारे में सपने में भी नहीं सोचें। यह सब कुछ देखकर लेविन मन में सोचता है कि इस आदमी की जलन तो बहुत ही ज्यादा पागलपन है। फिर लेविन रिचार्ड से बोलता है कि माँ मही, मैंने आपको इस तरह बड़ा नहीं किया है। इस पर रिचार्ड बोलता है कि हाँ यह सच है, क्योंकि मैं अपने दम पर बड़ा हुआ हूँ। मैं तुमसे तब मिला था जब मैं 7 साल का था। यह सुनकर लेविन बोलता है कि आप इतने खड़ूस कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी रोजलिन की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो उनकी ओर आने लग पड़ती है। उसे देखकर लेविन बोलता है कि वो हमारी तरफ आ तो रही है, लेकिन वो इतनी जानलेवा भावना क्यों पाल रही है और वो अपने हाथ भी गर्म कर रही है। फिर रोजलिन एक पत्थर को उठाती है और सीधा रिचार्डिस की ओर फेंक देती है। वो पत्थर रिचार्डिस को लगने ही वाला होता है, लेकिन तभी रिचार्डिस एकदम से उसे डोज कर देता है और वो पत्थर पीछे जाकर एक आदमी को लग जाता है। फिर रोजलिन बोलती है कि वो एक हत्यारा था। यह देखकर रिचार्ड मन में सोचता है कि ऐसा प्रदर्शन डियाज के लिए काफी ज्यादा आघातकारी रहा होगा, क्योंकि वो दिल से कमजोर है। फिर रिचार्डिस डियाज की ओर देखता है और मन में बोलता है कि अरे ये क्या, ऐसा लगता है कि इसे तो इसका जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। फिर काफी देर के बाद हमें राजमहल में कैप्टन स्टेस को दिखाया जाता है, जहाँ रोजेन भी आ जाती है। तभी वो एक बिल्ली को टेबल पर देखकर एकदम से चौंक जाती है। फिर वो उसकी आंखों में देखती है, उसे पता चलता है कि वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि मैक्रोन है। फिर कैप्टन सेस बोलता है कि ये बिल्ली, प्रतिनिधि मंडल की यात्रा से वापस आने के बाद मैंने इस बिल्ली को कई बार देखा था। ये बहुत ही चतुर बिल्ली है। मैंने इसे एक बार खिलाया तो ये बार बार मेरे पीछे आने लग पड़ी। ऐसा नहीं है कि मैं डींगे मार रहा हूँ, लेकिन मेरी मिम्मी मेरे अलावा किसी के हाथों से खाना नहीं खाती। सर पार्टिक और चोतन ने इसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने उनका हाथ काट दिया। फिर रोजिन एक कागज आगे बढ़ाकर बोलती है कि ये लीजिए प्रतिनिधि मंडल की यात्रा की रिपोर्ट। फिर कैप्टन टेस उस रिपोर्ट को लेकर रोजिन से बोलता है कि तुम्हारे लिए एकदम से अपने कर्तव्यों पर वापस लौटना कठिन रहा होगा, क्योंकि इस महीने हमारे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए आप अपना बेहतरीन प्रयास करें। फिर रोजिन बोलती है कि ठीक है सर, तो फिर मैं अब चलती हूँ। तभी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ये देखकर कैप्टन सेस उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी मिम्मी तुम्हें पसंद करती है डेम रोजलिन। ये सुनकर रोजलिन बोलती है ओह अच्छा ऐसा है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि आखिर यह करना क्या चाहती है। फिर थोड़ी देर के बाद वो वापस जा रही होती है। तभी वो मन में सोचती है कि कार्यक्रम कैलिक्स ने भी कुछ ऐसे ही चीज के बारे में बताया था। फिर हमें कैलिक्स और रोजिन की बातों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कैलिक्स बोलता है कि बहन आप इस महीने और अगले महीने बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाली हो। इस साम्राज्य के नागरिकों के लिए स्थापना का महीना एक बहुत बड़ा मामला है। शिकार प्रतियोगिताएं, एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता और इन सब के बीच एक स्थापक गेंद। और हाँ, इसमें काफी ज्यादा लोग शादी भी करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस शादी के महीने में शादी करते हैं वो हमेशा के लिए खुश रहते हैं। तभी वहां रेमंड एक निमंत्रण लेके आ जाता है और कहता है कि रोजिन मैं भी शादी करने जा रहा हूँ, यह तुम्हारा निमंत्रण है। मैं पहले ही शादी करना चाहता था, लेकिन विभिन्न कारणों के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया था। मैं बहुत बेचैन हो रहा था, इसलिए प्रतिनिधि मंडल की यात्रा में जाने से पहले मैंने अपनी मंगेतर से कहा था कि जैसे ही मैं सुरक्षित वापस आऊंगा हम शादी कर लेंगे। और मैं सुरक्षित वापस आ गया। फिर रोसिन कहती है कि ओ अच्छा ऐसा है, बताइए हो रेमंड, मैं सच्चे दिल से कह रही हूँ। मुझे खुशी है कि तुम सुरक्षित वापस लौट आए, लेकिन अब मेरे पास खुश होने का एक और कारण भी आ गया है। फिर रेमंड बोलता है कि अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्या तुम हमारी शादी में बधाई संदेश देना चाहोगे। ये सुनते ही कैलिक्स जल्दी से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर दोबारा सोचना चाहिए। फिर दोबारा हमें इसमें की रोजिन को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते के बीच में खड़ी होती है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक व्यक्ति आता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका पिता होता है। उसे देखकर रोजिन बोलती है पिताजी आप। ये सुनकर पटन वहीं रुक जाता है और कहता है कि एक अजनबी के लिए तुम मुझे बहुत ही करीबी नाम से बुला रहे हो, तुमने मुझे कैसे पहचाना। रोजी बोलती है कैलिक्स और रेमंड, उन्होंने मुझे बताया था कि आपका बहुत ही अच्छा प्रभाव है, इसलिए मैं आपको एकदम से तुरंत पहचान लूंगी। पटन बोलता है ओ अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम अब कैसा महसूस कर रही हो। रोजी बोलती है अब मैं और दर्द में नहीं हूँ। फिर पटन बोलता है कि जब तक आप माँ महिम राजकुमार चार्डिस की सेवा करेंगी तो कई और घटनाएं घटेंगी, लेकिन फिर भी तुम उसकी सुरक्षा करना चाहती हो। मैं नहीं जानता कि तुम आखिर हो कौन, लेकिन तुम भी मारी जाओगी। फिर हमें रोजिन के मरने के दिन की घटना को दिखाया जाता है, जहाँ पर टैन भी होता है। उसे एक सैनिक बोलता है कि आधा पहाड़ नष्ट हो गया है, जाहिर है एक भी शव साधारण अवस्था में नहीं मिला है।
उन्हें बहुत बुरे तरीके से मार दिया गया है। सामने के दृश्य को देखकर पटेन सोचता है कि ऐसा दृश्य जो कि इंसानों के हाथों से नहीं किया जा सकता। एक बच्चे का मुखौटा पहने हुए वो चीज वास्तव में मनुष्य नहीं है। यह कितना दुखद है। फिर पटेन अपने सैनिक से पूछता है कि रोजिन कैसी है। सैनिक उसे बताता है कि वो बिस्ता के महल में है, उन्हें अभी भी होश नहीं आया है। यह सब कुछ देखकर और सुनकर पटेन काफी ज्यादा दुखी था। फिर वो अपने सैनिक को बोलता है कि हम भी बिस्ता अभी के अभी जा रहे हैं। फिर हमें उसमें से भी काफी समय पहले की घटना को दिखाया जाता है, जहाँ पटेन रोजिन को बोलता है कि अगर तुम दूसरे राजकुमार की सेवा करने के लिए इस संपत्ति को छोड़ देती हो तो तुम भी मारी जाओगी। रोशनी बोलती है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। फिर पटेन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाया तो मैं आशा करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहोगी। फिर हमें दोबारा आज की रोशनी को दिखाया जाता है, जो कि उसका जवाब देती है कि मैं नहीं मरूंगी। यह सुनकर पटेन एकदम से चौंक जाता है। यह देखकर रोशनी बोलती है कि आपने यह सच छुपाया कि मैं असली रोशनी नहीं हूँ। तभी पटेन बोलता है कि यह तुम्हारे लिए नहीं था, मैंने इसे इसलिए छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि रेड व्हीलबैरो पर खतरा पड़े। यह सुनकर रोशनी बोलती है तो क्या आप उदास नहीं हैं? इस पर पटेन बोलता है कि वो एक ऐसी बच्ची थी जिसने रात की चांदनी की रक्षा करने के लिए अपने कर्तव्यों को त्याग दिया था। उस समय से वो मेरे लिए पहले ही मर चुकी थी। इस पर रोशनी बोलती है तो फिर आप उदास नहीं हैं, है ना? तभी पटेन बोलता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम राजकुमार इजाड़ी की रक्षा क्यों करना चाहती हो? रोशनी बोलती है कि मैं महामहिम की रक्षा क्यों करना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत से ऐसा ही था। यह सुनकर दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर रोशनी उससे पूछती है कि आप रेड व्हीलबैरो और इलेवेनियो को क्यों बचाना चाहते हैं पिताजी? पटेन बोलता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मेरे लिए अनमोल हैं। यह सुनकर रोशनी बोलती है कि अच्छा ऐसा है, मैं भी महामहिम की रक्षा इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वे मेरे लिए अनमोल हैं। फिर पटेन रोजिन की ओर देखता है और कहता है कि तुम असल में आखिर हो क्या? रोजिन बोलती है मैं हूँ रोजलिन। फिर अगले दिन हमें मिस्टर रेस्टोरेंट दिखाया जाता है, जहाँ के वेटर्स एकदम से हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बल्कि सर पटेन, कैलिक्स और रोजलिन होती है। और यही नहीं, उनके साथ मैक्रोन भी होती है। सभी वेटर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो सभी रेड व्हीलबैरो वाले हैं, ये आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं? ये अक्सर तो ऊपर भोजन करते हैं और ये बिल्ली इनके साथ क्या कर रही है कि बिल्ली की यहाँ आने की इजाजत है? ये सबको सुनकर कैलिक्स शर्मा जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये बस वहीं बैठ गए जहाँ इन्हें सीट खाली दिखी, और बिल्ली के लिए मैं माफी मांगता हूँ, ये मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं घबराकर जल्दी यहाँ दौड़ते हुए आ गया क्योंकि बहन ने कहा था कि वो पिताजी के साथ भोजन करने जा रही है और ये बिना माँ के एक पारिवारिक भोजन बन गया है। फिर कैलिक्स रोजलिन से पूछता है कि क्या तुमने निर्णय लिया कि तुम क्या ऑर्डर करोगी? रोजलिन तभी कैलिक्स से पूछती है कि कैलिक्स तुम क्या चुन रहे हो? कैलिक्स बोलता है कि मैं जो भी खाऊंगा उससे मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर कैलिक्स अपने पिताजी की ओर देखते हुए अपने मन में बोलता है कि पिताजी के साथ उस दिन बिस्ता में हुई बहस के बाद मैंने इन्हें पहली बार देखा है। हम ऐसा दिन बिता रहे हैं, आखिर ये सोच क्या रहे हैं? तभी उनका खाना आ जाता है और वे खाना शुरू कर देते हैं। फिर पटेन बोलता है कि मैं कल तक सीमा पर वापस चला जाऊंगा। इस पर कैलिक्स बोलता है कि स्थापना दिवस नजदीक आ रहा है, आप उसके बाद क्यों नहीं चले जाते? तभी पटेन बोलता है कि मुझे बुरी फीलिंग आ रही है। इस पर कैलिक्स और रोजिन दोनों बोलते हैं कि हाँ, अपना ध्यान रखना। फिर थोड़ी देर के बाद खाना खाने के बाद पटेन वहां से उठता है और कैलिक्स से कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कैलिक्स, मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही बता दिया है। खैर, हम तुम्हारी माँ से ये छुपा भी नहीं सकते कि रोजन एक राक्षसी मानव है, क्योंकि पूरे साम्राज्य को इस बारे में पता है। इस पर कैलिक्स बोलता है कि वो शायद सदमे में रही होगी। पटेन बोलता है कि तुम जितना सोचते हो तुम्हारी माँ उससे काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए इसकी चिंता मत करो और अपनी माँ को एक पत्र भी भेज देना। कैलिक्स बोलता है कि आप वहां जाने से पहले एक बार माँ से क्यों नहीं मिलाते? वो शायद भूल गई होंगी कि आप कैसे दिखते हैं। ये सुनकर पटेन हंसने लग पड़ता है। फिर तभी पटेन रोजन को बोलता है और आगे झुककर रोजन के गले में लगे लॉकेट को तोड़ देता है। यह देखकर कैलिक्स एकदम से हैरान रह जाता है और कहता है कि अरे ये तो पारिवारिक रिंग है। उस अंगूठी को लेकर पटेन अपने मन में बोलता है कि अगर मैं समय में वापिस जा सकता तो क्या मैं उसे यह कह पाता। मैंने कसम खाई थी कि मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, खासकर जब मैं कुछ बदल ना सकूं। फिर पटेन नीचे अपने घुटनों में झुककर रोजिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रेड व्हीलबैरो इलेवेनिया की रक्षा करेगा। मैं इलेवेनिया की रक्षा करूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इलेवेनिया को बचाना होगा।
ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, जी पिताजी। फिर हमें दूसरी तरफ एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अच्छा ऐसा है तो हम मेलवेनिया पहुंचने वाले हैं। अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब मैं रोजिन को दोबारा देखूंगा। मैं बहुत उत्सुक हूँ। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार हकाबे होता है।